आवाज, पर्सनालिटी, वजन, कहां से शुरू करें मेरे दिमाग में नहीं है बात। सर दिल से शुरू कीजिए, वहां से तार जुड़ते हैं हमेशा। ये अच्छे और बड़े कलाकार की ये निशानी है। मुझे पता चला कि 101 रुपए में भी आप फिल्म कर लेते हैं और श्रीकांत जैसी फिल्म 101 रुपए में कर लेते हैं। देखिए हमेशा मुझे मेरा ये होता है कि मैं पहले तो आवाज के हुए ताली तो बजा दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट इसमें मुझे कोई ऐसा मेरा पर्सनल मैंने कुछ काम नहीं किया, कोई श्रेय जाता नहीं है, ऊपर वाले की देन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है इसके अंदर कि मेरी आवाज ऐसी है। तो रही बात फिल्म की, तो देखिए क्या होता है ना, किसी भी कलाकार के लिए सबसे ज्यादा एज ए जो एक्टर है पर्टिकुलरली, मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में राइटर की होती है। सबसे ज्यादा महत्व होता है राइटर का, जिसने वो कहानी सोची और लिखी है। वाह। कई कहानियां अच्छी होती हैं, कई बनती हैं, कई नहीं बनती है, कई बन के दर्शकों के सामने नहीं आती हैं। राइट। लेकिन उससे एक राइटर का दर्जा कम नहीं होता है, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी है, वो लिख रहा है, उसकी सोच है। तो जब तुषार हीरनंदानी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहानी सुनाई, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। क्या बात है। और रियल कहानी है, बायोपिक है। तो और जो ये पात्र मेरा है रवि मंथा का, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई डायरेक्टर मुझे इस रूप में देखना चाहेगा या मुझसे काम करवाना चाहेगा। नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में बहुत ऐसा स्टीरियोटाइप कास्टिंग होती है, या ये लंबा चौड़ा आदमी है, भारी आवाज है, इसको बना दो विलन, इसको बना दो पुलिस वाला। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर था। और मुझे पहले से ही यार, मतलब जब मैं कोई ट्रेंड एक्टर हूँ नहीं, मैंने कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया, मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, मैंने कोई वर्कशॉप्स नहीं किए हैं। बट वो जो कीड़ा काटा ना एक बार, तो हमेशा था कि मैं अलग अलग किरदार करूं ताकि मैं कुछ नया सीखते रहूं जिंदगी में। वाह। तो उस कड़ी में एक ये फिल्म आई श्रीकांत, जहां एक अलग किरदार था जो शायद किसी और ने सोचा नहीं, तुषार ने सोचा। नहीं, वो तो पैसे देते आपको, फिर भी आपने नहीं लिए। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि मैं जितने लेता हूं उतने नहीं थे उनके पास। तो मैंने कहा ऐसे ना लिए जाए, वो बेटर है रादर देन। और तुषार दोस्त भी पुराने हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और जेन्युइनली उन्हें बोला कि यार होता तो मैं दे देता, नहीं है। मैंने ठीक है तो कुछ भी मत दे मुझे, मैं तो फिल्म तेरे लिए करता हूँ, अपने दोस्ती के लिए करता हूँ, तो, और कहानी के लिए करता हूँ। कहानी बहुत अच्छी है, दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, तो एक कलर, एक चीज निकल के आती है कि आप शरद भाई एक इमोशनल आदमी है। सुना कि क्रिकेट का भी बड़ा शौक है। सर हिंदुस्तान का हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट उसके खून में है। दूसरे शहर तक चले जाते हैं आप? हाँ, मैं तो कहाँ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मतलब मैं तो अभी, और सही मायनों में मतलब पहले एक ख्वाब था, मेरे डैड क्रिकेट खेलते थे काफी, और बचपन से ही मुझे वो जो आप बच्चे नॉर्मली प्लास्टिक के बैट बॉल से खेलते हैं ना क्रिकेट, मैं 4 साल की एज से सीजन बॉल से क्रिकेट खेलता था। मेरे डैड ने मुझे पहले बोला कि नहीं, क्रिकेट खेलना है तो फिर आप प्रॉपर क्रिकेट गियर्स के साथ क्रिकेट खेलिए, नहीं तो मत खेलिए। तो शौक बचपन से है। फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई और करियर में वो बीच में रुक गया था जी। बट अब वापस मौका मिला है, तो मैं तो दिल्ली जा रहे हैं खेलने? जाएंगे, अभी अगले महीने जाएंगे दिल्ली भी। अभी सीजन जैसी बारिश हो रही है, अभी तो सब ग्राउंड्स बंद है, जैसे शुरू होंगे हम पहुंच जाएंगे खेलने के लिए। जो लोग दिमाग में जिनके सवाल, ये तो मैंने वो सवाल पूछे जो मतलब ऐसे थे हमारी चर्चा के बीच में। हाँ, जो चर्चा के बीच में हमारे आपके आ गए। लेकिन दिमाग में लोगों के ये है कि एक शख्स आता है, मिस्टर ग्रेसिम बनता है, वहां से सीरियल करता है। सोचा था कभी ये ऐसे ही जाएगा? देखिए, मैं तकदीर पे बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत विश्वास रखता हूँ कि किस्मत आपकी अगर है हाँ। तो वो होगा आपकी लाइफ में, बट आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हो वो बहुत जरूरी है। वाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। जैसे मैंने कई सारे इंटरव्यू बताया कि मैं तो हकलाता था, तो एक्टिंग से तो नाता ही नहीं है। जो आदमी हकलाता है वो बचपन से, तो कहीं ना कहीं तकदीर होती जो लेके आई मुझे मुंबई। मैंने पढ़ाई लिखाई सीखी, MBA किया, नौकरी करने आया, ग्रेसिम में जैसे पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं एक था कि यार 3-4 ऑप्शन लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं तो सिक्का बैठ ही जाएगा अपना। क्या बात, 3-4 ऑप्शन? हाँ, मतलब मैं फिटनेस ट्रेनर भी था, पहले पढ़ाई मैंने स्पोर्ट्स में की है, तो मैं फिटनेस ट्रेनर था। जिम में नौकरी करता था ग्वालियर में। तो एक वो था कि कहीं कुछ नहीं हुआ तो जिम ट्रेनर बन जाएंगे या उसमें एक्सेल करेंगे, या MBA किया था मार्केटिंग में, तो कहीं नौकरी कर लेंगे। थोड़ी बहुत मॉडलिंग, थोड़ा चेहरा ठीक ठाक था तो मॉडलिंग कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। बट वो तकदीर है ना कि वो बनना था एक्टर, तो सुना बहुत गुस्सैल थे आप। हाँ, मैं देखिए क्या होता है ना, जब आप हकलाते हैं, ये मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा, और ये बात बहुत उम्दा है और बात समझने की है। समझने की बात है कि जो बच्चे हकलाते हैं,
उनको बहुत सरप्राइज करके रखा जाता है बचपन से कि ये दोस्त भी ये बोलते हैं तू मत बोले यार, तू बहुत टाइम लगाएगा बोलने में। तो कहीं तो ना आप कहीं वो इतना हकलाते थे, इतना था? हाँ, काफी अकलाता था मैं। अच्छा। तो आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक एंग्स्ट, एक गुस्सा आपके अंदर रहता है, फिर वो कभी कभी फूटता है और वो बहुत भारी फूटता है लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनको आप मतलब सरप्रेस ना करें, उनको दबाएं ना, उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो शायद उस जगह से हट के एक सोच सकें कि मैं इस समस्या से कैसे निजात पाऊंगा। मैंने वही किया, जब मुझे मौका मिला तो मैंने खुद सोचा कि यार समस्या क्यों है, किस वजह से है, तो उस पहले वजह ढूंढी, फिर उसका निवारण करने की कोशिश की और काफी हद तक निवारण कर लिया है। हाँ, लेकिन जब भी अपनी श्रीमती जी के सामने जब वो मौका मिलता है तो मैं हकला लेता हूँ बहुत सारा। उनके सामने हकला जाते हैं। हाँ, सभी मर्द हकलाते हैं वहाँ। बड़े बड़े शरद बड़े लोग हकलाते हैं, हकला जाते हैं। मेरे क्या बिसात है वहाँ। बट लेकिन गुस्सा इतना कि 150 टाके लग गए। देखिए क्या है ना, जिंदगी आपको सिखाती है, चाहे आप दूसरों से सीखें चाहे खुद से सीखें, लेकिन वो सीखना जरूरी है। तो शायद मैंने अपनी गलती से सीखा, शायद मेरी गलती से और सीख सकें, तो ऐसी गलती मत कीजिए। गुस्सा करने की बहुत बुरी चीज है, नुकसान अपना ही होता है, दूसरे का नुकसान सिर्फ दिखता है, अपना नुकसान अपने आप को महसूस होता है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान महसूस किया और उसे सीख मिली कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है लाइफ में। खैर, वो किस्सा है जिसमें इनके 150 टाके तक लग गए और गुस्सा इतना ज्यादा, एंगर का कारण भी बताया। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप हैं, इतने शालीनता, इतनी विनम्रता के साथ बैठे हैं, पूरे देश ने, पूरी दुनिया में चर्चा है और लोगों ने तो कह दिया ये जो आवाज है और जिस आवाज के आप मालिक हैं वो इंडस्ट्री में सिर्फ एक है और फिर दूसरी है। एक की चर्चा सारे लोग जानते हैं और उसके बाद आप हैं, या आपकी आवाज का जो जादू है वो सारे लोगों के सर माथे पे चढ़ के बोल रहा, बाहुबली का जो जादू हुआ पूरी दुनिया में कायम हो गया। किस्मत या आप काम कर रहे थे और ये आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी? ये देखिए क्या होता है ना कि आप सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग काम करते हैं, बट अगेन किस्मत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अंदर कि आपको वो मौके मिलते हैं कि आप सही वक्त पर सही जगह पर अगर रहें तो आपको वो मौका मिल सकता है, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं एक तेलुगु फिल्म शूट कर रहा था तब, और वहां से किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, बिकॉज तेलुगु इंडस्ट्री में पहचान होती है, पूछते हैं यार कि हमें बाहुबली के लिए कोई वॉइस चाहिए। तो जहां मैं शूटिंग कर रहा था, इनफैक्ट पवन कल्याण सर की फिल्म थी वो, तो उनके साथ शूट कर रहा था, तो वहां से किसी ने रिकमेंड किया कि नहीं एक एक्टर है हमारी फिल्म में और उसकी आवाज़ अच्छी है, तो आप क्यों ना ट्राई करें। तो वहां से कोई सही जगह पे होना, सही वक्त पे, तो वहां से मौका मिला। बट हाँ, जितना प्यार जनता ने दिया शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट क्या होता है ना, जब आप खुद की आवाज़ सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या इतनी अच्छी आवाज़ में मैं मतलब आज भी ये सोचता हूँ कि ये वाकई में ऐसी आवाज़ है। जरा मैं बता, कितनी अच्छी आवाज़ है जरा बताइए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए क्या होता है, हम लोग अपनी आवाज़ 24 घंटा सुनते हैं, जब भी बोलते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता है कि यार ये मेरी आवाज़ ऐसी क्या है, मतलब इसमें क्या विशेष है ऐसा, बिकॉज यू कांट जज योर वॉइस। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं बोल सकता हूँ, बट मैं अपनी आवाज़ अच्छी बोल नहीं सकता। लेकिन दिल धड़का देते हैं लोगों की आवाज़ जब आप बोलते हैं। खैर, फिर आप बता रहे थे। हाँ, तो वो आवाज़ राजमौली तक कैसे पहुंची? वो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं तेलुगु फिल्म कर रहा था, वहाँ से किसी ने नाम रिकमेंड किया, बट मैं चूंकि राजमौली सर का बहुत बड़ा फैन था, सारी फिल्में देखी थी, तो मेरा एक ही वो था एज एन एक्टर लालच कि मैं इनसे मिल लूँ, शक्ल दिखा दूँ इनको एक बार, शायद मुझे कास्ट कर लें किसी फिल्म में। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैं वॉइस टेस्ट तो दूंगा, बिकॉज हर जगह वॉइस टेस्ट होता है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहूँगा एक बार। तो बोले ठीक है, वो मुंबई में ही है, आप वॉइस टेस्ट दे दीजिए और आप ही चलिए टेप लेके उनके पास में। तो मैं और जो प्रोडक्शन का बंदा था, हमने टेप लिया, हम पहुंच गए राजकमल स्टूडियो। वो मिले, उन्होंने देखा मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक, शायद वो देख रहे थे कि प्रभास से कितना मिलता जुलता आदमी है ये, कितने हाइट है, बिकॉज उनका एक विजन है, आप समझिए कि ना सिर्फ आवाज बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी होती है किसी एक्टर की, और बीइंग अ एक्टर वो जानते हैं कि यार ये बंदा भी अगर छोटे छोटे न्यूएंसेस भी है फिल्म में तो वो मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सिर्फ आवाज वाली एक्टिंग ना करे, ये प्रॉपर एक्टिंग करे। एंड मुझे लगता है कि भाई डिफरेंस है डबिंग और वॉइस एक्टिंग में। राइट। तो बहुत लोग डबिंग को वॉइस एक्टिंग ट्रीट करते हैं, नहीं, बिल्कुल अलग है। वॉइस एक्टिंग एक एक्टिंग का पार्ट है। हाँ। और उसको उतनी ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आप एक्टिंग को लेते हैं, और डबिंग ना लें उसको। डबिंग तो मैं सोते बैठते कहीं भी कर सकते हो आप। मैं वॉइस एक्टिंग पे बात करूंगा, लेकिन मेरे कान में जो फुसफुसाहट हुई वो मैं बता दूं। और उन्होंने कहा मुझे
कि इतनी देर से भैया जी आप इनसे बात कर रहे हैं, एक बार भी आपने कहा नहीं कि बाहुबली का कुछ सुना दीजिए। मुझ पे कहीं ये लोग क्लेम ना कर दे कॉपीराइट वगैरह। बट वही डायलॉग सबको पसंद है और सारे भांजे अपने मामा के लिए बोलते रहे होंगे मेरे ख्याल से, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। ये जो वॉइस एक्टिंग, जब अब पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है, बिक रही है, कॉमर्शियली बड़ी वाइबल है, सारे लोग इसके पीछे दीवाने हैं, तो जब आप देखते हैं ना कई चीजों का मूल्यांकन करते हो, ग्रेसिम से चला हुआ बच्चा, वो एक शख्स, एक जो नौजवान, यहां तक की यात्रा में तो उसके कई पड़ाव हैं। कई आपने बताया कि इमोशनल भी हैं, 101 रुपए में फिल्म भी कर लेते हैं, क्रिकेट खेलने दिल्ली तक चले जाएंगे। तो आप जहां पे ढूंढते हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जहां पे लगता है कि नहीं ये मैं हूं, अब मुझे यहीं रुके रहना चाहिए, अब मुझे कोई तलाश है फिल्म की, या वॉइस पे ज्यादा जाना है, वॉइस एक्टिंग पे काम करना है, या नहीं अब हम सीरियल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं। एक एक्टर के लिए अगर वो ये सोचने लगा जिस दिन की हाँ मैंने कर लिया है सब कुछ, वो खत्म हो जाएगा उस दिन। तो एक एक्टर की भूख हमेशा जिंदा रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत ज्यादा जिंदा है और बहुत ज्यादा है मुझे। हाँ। बहुत लालची एक्टर हूं मैं, और मैं मरते दम तक काम करना चाहूंगा, और ऐसा कोई रोल नहीं है जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे लगता है लालची तो होना बहुत लाजमी है। मैंने जो सबसे ज्यादा मुझे प्रसिद्धि मिली, हाँ, वो एक एक्सपीरियंस है जहां मुझे लगा कि हाँ ये कुछ मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम, स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसे बहुत चुनिंदा एक्टर्स हैं जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करने को मिली, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे वो एक मौका मिला, और स्पेशली जनता ने एक्सेप्ट किया। बहुत जड़ी कई बार आप करते हैं लेकिन जनता आपको नकार देती है कि नहीं यार जमा नहीं, मजा नहीं आया। बट जितना प्यार, स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान मुझे महाराज के कैरेक्टर के बाद मिला है, वो आई थिंक कोई भी कलाकार सोच भी नहीं सकता। इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना मुझे प्यार मिला है, मतलब ना सिर्फ नॉर्मल बच्चे, बूढ़े, मतलब मैं एक इंसिडेंस में पूना में मैं पिक्चर रिलीज हुई थी, और मैं कुछ एक 3 दिन के बाद मैं पूना में था, और मैं एक थिएटर में चला गया ऐसी सरप्राइज देखने की क्या रिस्पांस कैसा है फिल्म का देखने के लिए। तो मैनेजर्स ने बोला नहीं सर आप इंटरवल में एक बार मिलिएगा लोगों से। तो मैं चला गया, तो मैं स्क्रीन के बाहर आप खड़े पास में खड़े होते हैं इंटरवल में, तो सब लोग रुक गए एक तो कि कौन आया है देखने के लिए। और पहले तो 15 मिनट तक वो जयकारा चलता रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का, और उसके बाद मतलब मैं निकल रहा था तो एक 72 ईयर्स ओल्ड की लेडी होंगी, वो आई, उन्होंने पैर छू लिए मेरे। तो मेरे को लगा ये क्या है, ये कभी जिंदगी में मैंने, मतलब आप यू कांट इमेजिन ऑल्सो। हाँ, ये कमाया है, मतलब कमाया है इस फिल्म से। हाँ। तो मैं सबसे पहले ओम राउत को धन्यवाद देना चाहूंगा, और अजय सर को जिन्होंने मुझे मौका दिया, और महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने मुझे उस रोल में एक्सेप्ट किया। वो एक ऐसा पड़ाव है जहां जिसको मैं माइलस्टोन मानता हूं अपनी लाइफ में कि हाँ ये कुछ अचीवमेंट है। बट अभी कारवां चल रहा है, बहुत अरे अभी तो बहुत अभी तो शुरू हुआ है। मुझे लगता नहीं कि मुझे जो मौके मिलने चाहिए वो अभी तक आए हैं, अभी आएंगे जल्दी बहुत आएंगे। लेकिन होते होते बीच में जब आपका सफर चल रहा था, तो एक बीच वाला इंसिडेंट जो मैं जिक्र नहीं किया, वो मैंने सोचा था मैं बीच में पूछूंगा। फिर आपकी जो को एंकर थी या को होस्ट थी जिनसे शादी कर लिया आपने, फिर वो तो उसका जिक्र ही नहीं किया आपने। बिल्कुल उनके बिना तो जिंदगी अधूरी है, ऐसा हर हस्बैंड को बोलना चाहिए। नहीं फैक्ट है, बिकॉज मेरी लाइफ में बदलाव लाने वाली वही है जो शरद केलकर शादी से पहले था और जो शादी के बाद है। 20 साल हो जाएंगे मुझे इस साल शादी में। वो कंप्लीटली एक अलग पर्सनालिटी है। एक हकलाने वाला लड़का जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसको बोलना नहीं आता ठीक से, वो आज इतने साल की जो ग्रूमिंग मुझे मिली है घर पे अपनी पत्नी द्वारा और अब बेटी के द्वारा भी, 10 साल की है वो, बट फिर भी वो करेक्ट करती रहती है मुझे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आज इस मंच पे बैठा हूं तो इसका श्रेय उनको जाता है, कीर्ति को। बिल्कुल, इसके लिए मैं बजाता हूं। और हम लोग है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुरुष पर्टिकुलरली बहुत व्यक्त नहीं करते अपने आप को। जैसे सब महिलाओं की शिकायत होगी जो बैठी होंगी, वो व्यक्त नहीं करते, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, वो व्यक्त नहीं करते हैं। वो मतलब लड़कियां 4 बार आई लव यू बोलेंगे तो लड़का ओके आई लव यू टू बोल देगा एक बार, बट वो व्यक्त करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि
अगर आप वो व्यक्त करेंगे तो जितनी खुशी आपको होगी उससे 4 गुना खुशी आपके पार्टनर को होगी, आपकी पत्नी है उनको होगी। तो प्लीज देर नहीं हुई है, अभी भी आप शुरू कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड हैं या अपनी माता हैं या आपकी बहन है, उनसे आप व्यक्त करना शुरू करें, बातें करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है। और ये यकीनन अगर आप अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो बात और नहीं पति सिर्फ सुने। अभी कुछ ऐसा जो लग रहा है कि आवाज दे रहे हैं, माने आपने प्रभास को आवाज दी और इतना हिट, सुपर हिट, अभी लगता है कि स्क्रीन जो है वो शेयर होना चाहिए। मुझे काफी साल से लग रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा मौका मुझे मिले, मैं निराश नहीं करूंगा। आज तक नहीं किया तो आगे भी नहीं करूंगा। आपकी सबसे बड़ी खूबी एक ये भी है कि आप बहुत विनम्र हैं। देखिए, मैं छोटे शहर से आया हूँ, ठीक है, तो अब है नहीं अपने अंदर वो एटीट्यूड। तो शब्द यहाँ के सुना मैंने, मुंबई आके मुझे तो मतलब भी नहीं पता था पहले क्या होता है एटीट्यूड जो होता है ना, तो वो होगा भी नहीं यार। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि यार नॉर्मल वही खाना खा रहे हो, वही पानी पी रहे हो, तो क्या यहाँ तो आते ही पानी लगते ही मुंबई का तो एयर। नहीं सर, वो सब वो दिमाग में होता है लोगों के। मेरे ख्याल से तो यार मैं आज भी घर का खाना खाता हूँ, मैं आज भी सड़क पे कुछ भी खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में। जैसे अभी आपने देखा, जब मैं आया था तब मैं ऐसे कुछ जीन्स टी शर्ट ऐसा, तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ शहर में भी। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं ऐसे 5 स्टार्स में जाऊं और वहां बैठूं और मैं लोगों से बातें ना करूं। मैं खूब बातें करता हूं सबसे, बैठ के टाइम पास। एक एक्टर, एक आर्टिस्ट के लिए वो सीखने का मौका भी होता है हमेशा। एक एक्टर का काम ही ऑब्जर्व करना, लोगों को समझना, वो होमवर्क की तरह होता है आपके। और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं है, आपने थिएटर नहीं किया, आपने कहा कुछ नहीं किया सर मैंने लाइफ में। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है लोगों को। और आपने जैसा कि इमोशनल आदमी, अगर आपके अंदर इमोशन स्ट्रांग है, मैं तो रोता हूँ कितनी बार पिक्चर देखता हूँ। मैं एक फिल्म में अगर मैं 4 बार देखूं तो मैं सेम पॉइंट पे 4 बार रो देता हूँ, मुझे रोना आ ही जाता है उस टाइम पे। तो मैं वैसा हूं। तो अगर आप इमोशनल हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, तो आई थिंक एक्टिंग को बहुत हवा बना के रखते हैं। मुझे लगता है कि आप जितने नेचुरल रहें, जितना बहुत बारीक चीज समझने की बात करें, तो आई थिंक आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ऑब्जर्व करना, सुनना बहुत जरूरी है। आप बहुत लोग सुनते ही नहीं है आजकल। तो और एक चीज सोचते ज्यादा है। और आज का समय तो बोलने का ज्यादा है, लोग बोलते ज्यादा है। बोलते ज्यादा है, सोचते ज्यादा है, इवैल्यूएट बहुत करते हैं। अरे दिल से बात करो, सुनो लोगों की बातें, अपने आप। एक आर्टिस्ट के लिए एक चीज होती है कि वो एक खोल में या एक शेल में बंद हो जाता है। मैं ये बात का सवाल है, लेकिन पहला ये हिस्सा है कि आपको, मैं अगर करेक्ट कर दीजिएगा अगर मेरे पास ठीक का जानकारी ना हो, तो 3700 या 3500 रुपए महीने मिल रहे थे, फिर आपको एक वॉक के लिए पता चला 5000 रुपए मिल गए। नहीं सर, मुझे 2750 रुपए मिलते थे महीने के, जब मैं जिम में नौकरी करता था। तो 2750 रुपए महीने के, जिसमें से मेरी 1200 रुपए ईएमआई जाती थी मेरी बाइक की। और वहां से फिर एक तो माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मैं छोटा था। और मम्मी को उनकी जगह जॉब मिली थी, अनुकंपा नियुक्ति, वो भी, लेकिन वो तो इंजीनियर थे। मेरी मॉम ने टचवुड स्टेनोग्राफी का कोर्स किया था, तो उनको ठीक ठाक नौकरी थी। बट अगेन वही होता है कि यार एज ए मैन ऑफ द हाउस नाउ आपको कहीं ना कहीं वो एक एफर्ट डालना शुरू करना पड़ता है। तो जब मैं मुंबई आया, मुझे एक रैम शो के 5000 रुपए ऑफर किए। मेरी तो आंखें मतलब ऐसी लगी थी कि अब तो मैं वो 3 टियर एसी से वापस जाऊंगा घर। मतलब मैं अब जनरल कंपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा वापस। तो छोटी छोटी सपने आज भी मैं वही जीता हूं। मुझे ऐसा कुछ मतलब मुझे तो चीजें पता भी नहीं है, बताऊं। मेरी वाइफ बताती रहती है मुझे कि ये क्या, वो भी कुछ रेस्टोरेंट्स की चेन होती है ना एक बड़ी ऐसी, क्या मिशेलिन स्टार ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता है। मतलब देखिए, ये मुझे भी नहीं पता है, ये सब बड़ी चीजें हैं। तो मैं आज भी मतलब बाहर नहीं आता। मैं 10 बजे घर के अंदर अपन घर पे खाना खाओ, घर पे रहो। एंड दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग माय डॉटर आल्सो कि एक आर्टिस्ट, एक फिल्म स्टार, एक स्क्रीन पे मौजूद शख्सियत, उसको थोड़ा डिसिप्लिन, और अगर वो थोड़ा सा ये चीजें हो तो कहीं कुछ और ज्यादा मिल जाए या कुछ और मिल जाए, ये चाह नहीं होती है क्या? नहीं, और कहाँ लेके जाओगे? करोगे क्या? जैसी लाइफस्टाइल मुझे जीनी है वैसे मैं जी रहा हूँ। मुझे मतलब जो रिक्वायरमेंट मेरी लाइफ में है कि भैया समय पे खाना मिल जाता है, अच्छी नींद हो जाती है, गाड़ी है अच्छी ठीक ठाक सी मेरे पास,
इतना है कि बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन दे सकता हूँ, जब चाहे मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, छुट्टियां भी, बिकॉज फिल्मों में तो छुट्टियां भी बहुत मिलती थी, में छुट्टियां नहीं मिलती थी, वो एक होता था कि 25-28 दिन काम कर रहे हैं आप, अभी तो छुट्टियां भी मिल जाती हैं, अब तो बहुत ज्यादा मिल रही हैं आजकल, तो आप सबको पता ही है। तो नहीं, बट देखिए वो है कि हाँ शौक है कि यार वाइफ को स्पेशली घूमने का, तो जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, बट क्या होता है ना, उतने आप देखिए ना, आप कितने भी करोड़पति बन जाएं आप, लेकिन आप खाना तो वही खाने वाले हैं ना यार। मुझे 2 सवाल बहुत जल्दी से पूछ रहे हैं कि आपकी आवाज को लेकर जो आपको अब तक का लगा कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या जिससे सोचा नहीं था वहां से आ गया। आपने दिया अभी एक कॉम्प्लीमेंट जो मुझे पिछले 2 महीनों में पिदी का शो आपने यही बोला कि हिंदुस्तान में पहली आवाज जिनकी है उनको सब जानते हैं और दूसरी आवाज आपकी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान में अगर 150 करोड़ लोग हैं और उसमें से दूसरे नंबर की आवाज अगर मेरी है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि आप गुनगुनाते हैं या नहीं गुनगुनाते हैं। सर मैं तो गुनगुनाता हूँ, लोग सुनते नहीं है। अब सुन लेंगे हम लोग, क्योंकि इतनी बढ़िया आवाज है, सुन लेंगे और उसी के बाद फिर हम आपसे थैंक यू भी कहेंगे। आप गुनगुना दीजिए कुछ, ताली बजाइए, तभी कलाकार का मन, आर्टिस्ट का मन इन तालियों में छुपा होता है। देखिए मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मुझे फिल्म्स के डायलॉग आप दीजिए 2 पेज के, मुझे याद हो जाएंगे, मुझे गानों के लिरिक्स अच्छा ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जो आप चाहें। कौन सा गाना सुनाऊं आपको मैं? ये बड़ा आपका टाइम वेस्टिंग वाला टाइम है कि मैं सोच रहा हूं आपकी फरमाइश कोई गाना 2 लाइन सुना दो, जल्दी से बता दो भाई गाना। पुराना नया जो भी बोलो। पुराना ये नया पुराना किशोर कुमार का, वही तो। हाँ किशोर कुमार का या किसका? कोई भी सुना दीजिए, बताइए भाई। अरे बताएं, हमारी इतनी बड़ी एंकर बैठी है सामने। बहुत अच्छा है, मेरे महबूब कयामत होगी। क्या बात है, मेरे महबूब कयामत होगी। भाई साहब आप ये भी शुरू कर दीजिए। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। आगे क्या है? तो ऐसी शौकिया मैं गाता हूं और बीवी सुन लेती है। लेकिन सच तो यह है कि पूरा ना गाइए, कॉपीराइट है। पैसे भरने पड़ जाएंगे। लेकिन सच ये है कि आप ये भी अगर गाने लगेंगे ना तो कोई काम नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए अब एक्टिंग कर ली, डबिंग कर ली, क्रिकेट खेल लिया, एंकरिंग कर ली, क्रिकेट खेल लिया। क्रिकेट तो मैं यूएस खेल के आया हूँ, क्रिकेट तो मैं क्रिकेट खेल लिया, डबिंग क्या बचा, सब कर लिया, एंकरिंग कर ली, होस्टिंग कर ली, कॉमेडी। अब ये भी बचा है कि मैं गाना सीख लूं, बस गाना सीख लीजिए, उनकी भी नौकरी खा जाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच, अब सारी चीजें कर ली आपने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। शरद केलकर जी आप प्लीज मंच पर ही मौजूद रहे। मैं न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आएं। और शरद केलकर जी आज उत्सव 18 के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे, मुंबई में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां शरद केलकर के लिए। और आज सभी को न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी कितनी सादगी के साथ शरद केलकर अपना जीवन हमेशा से बिताते आए हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां शरद केलकर के लिए।